कामरान ने जल्दी से अपनी टॉर्च निकाली और कमरे का जायजा लिया, लेकिन कुछ भी गैर मामूली नजर नहीं आया सिवाय इस पुरानी किताब के, जो अब उनके लिए खौफ और तजस्सुस का मरकज बन चुकी थी। कामरान ने कहा, परेशान मत हो, कुछ ना कुछ हल निकल आएगा। पहले इस किताब को फिर से देखते हैं, शायद कोई सरा मिल जाए। फैजान ने थोड़ी हिम्मत बांधते हुए कहा, किताब को देखोगे? भाई मैं कहता हूँ यहाँ से भागो। लेकिन कामरान का तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। इसने किताब के मजीद सफ़हात पलटने शुरू किए और वहाँ इसे मुख्तलिफ नक्शे और कोड्स मिले जो किसी जगह की तरफ इशारा कर रहे थे। ये देख, यहाँ एक नक्शा है, कामरान ने फैजान को दिखाते हुए कहा। फैजान ने नक्शे पर नजर डालते हुए कहा, ये जगह कहाँ की है? यार ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कामरान ने गौर से नक्शे को देखा और फिर चौंक कर बोला, यार ये तो इसी इमारत का नक्शा है। दोनों ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। ये इमारत, जिसे वो महज एक पुरानी और बेकार जगह समझते थे, दरअसल एक खुफिया ठिकाने की हैसियत रखती थी। ये तो कोई बड़ी साजिश लग रही है। शायद इस इमारत के नीचे कुछ छुपा हुआ है, कामरान ने सोचते हुए कहा। फैजान ने बेचैनी से कहा, ठीक है, लेकिन हमें अब यहाँ से निकलना चाहिए। ये सब कुछ अजीब होता जा रहा है। इतने में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दीवार के पीछे से आ रहा हो। दोनों दोस्तों का दिल कांपने लगा। ये क्या था? फैजान ने खौफजदा होकर पूछा। शायद कोई दरवाजा खिल रहा है, कामरान ने जवाब दिया। कमरे की एक दीवार अचानक खिसकने लगी और पीछे एक खुफिया सुरंग का रास्ता नुमदार हो गया। फैजान ने हैरत से कहा, भाई ये तो कोई फिल्मी सीन लग रहा है। मैं कहता हूँ कि हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन कामरान का जोश बढ़ चुका था। नहीं, ये मौका जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। हमें पता लगाना होगा कि ये सब किया है। दोनों ने हिम्मत करके सुरंग में कदम रखा। ये सुरंग तंग और तवील थी, जैसे ये उन्हें किसी और जगह ले जा रही हो। रास्ते में मुख्तलिफ निशानात और कोड्स दीवारों पर बने हुए थे। फैजान ने थोड़े गुस्से में कहा, ये सब कौन बनाता है और किसके लिए? कामरान ने हंसते हुए जवाब दिया, शायद हम जैसे अहमकों के लिए। कुछ देर चलने के बाद वो एक बड़े हाल नुमा कमरे में पहुंचे। इस कमरे के बीचों बीच एक बड़ी सी मेज थी, जिस पर कई फाइलें और पुरानी तस्वीरें रखी हुई थी। फैजान ने तस्वीरों को देखते हुए कहा, यार ये लोग कौन हैं? तस्वीरों में चंद लोग नजर आ रहे थे जो किसी खुफिया इजलास में शरीक थे और उनके चेहरे सख्त और पुरअसरार थे। कामरान ने फाइलों को देखना शुरू किया। उनमें खुफिया मालूमात और दस्तावेजात थीं जो किसी बड़ी साजिश की निशानदेही कर रही थी। ये सब कुछ किसी खुफिया सोसाइटी के बारे में है, कामरान ने हैरत से कहा। फैजान ने हंस कर कहा, तुम्हें कहा था ना कि ये सब फिल्मी है। हम वाकई किसी फिल्म में फंस गए हैं। लेकिन उन दस्तावेजात में एक अजीब बात थी, उन पर कामरान और फैजान के नाम भी दर्ज थे। फैजान ने चौंक कर कहा, ये क्या मजाक है? ये तो हमारे नाम हैं। कामरान भी हैरान रह गया, ये कैसे हो सकता है? ये इंकिशाफ उन दोनों के लिए सदमे से कम न था। वो दोनों इस खुफिया साजिश का हिस्सा कैसे हो सकते थे, जबकि उन्हें खुद इसका इल्म नहीं था। अचानक कमरे के दरवाजे पर एक साया नजर आया। एक पुरअसरार शख्स उनके सामने खड़ा था, जिसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तुम दोनों यहाँ कैसे पहुँचे? इसने गहरी आवाज में पूछा। फैजान और कामरान खौफजदा होकर पीछे हटने लगे। हम सिर्फ कुछ भी नहीं, बस गलती से यहाँ आ गए, फैजान ने जवाब दिया। पुरअसरार शख्स हंसा और बोला, गलती? यहाँ गलतियाँ नहीं होती। तुम्हें यहाँ लाने का मंसूबा बहुत पहले से बनाया जा चुका था। क्या ये शख्स उन दोनों का पीछा कर रहा था? और क्या वाकई वो किसी बड़ी साजिश का शिकार हो चुके थे? कामरान और फैजान हैरत और खौफ में डूबे इस पुरअसरार शख्स की बातें सुन रहे थे। ये शख्स कौन था और वो कैसे इन दोनों को जानता था? कमरे की फिजा पुरअसरार और भारी हो चुकी थी और दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। फैजान ने हिम्मत जमा करते हुए कहा, तुम कौन हो और हमें यहाँ क्यों लाया गया है? पुरअसरार शख्स ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं वो हूँ जो तुम्हारे माजी को जानता है और तुम्हारा मुस्तकबिल भी मेरे हाथों में है। ये सब कुछ हादसा नहीं, तुम्हारी किस्मत का हिस्सा था। कामरान ने गुस्से से कहा, हम कोई साजिश का हिस्सा नहीं है। ये सब क्या बकवास है?
वो शख्स खामोशी से इन दोनों की तरफ देखता रहा, फिर आहिस्तगी से कहने लगा, ये सब कुछ तुम्हारे वालिदैन से जड़ा हुआ है। तुम्हें शायद इल्म न हो, लेकिन तुम्हारा ताल्लुक एक खुफिया तंजीम से है जिसने बरसों पहले इस मुल्क की किस्मत को बदलने का काम किया था। तुम्हारे वालिदैन भी इसी तंजीम का हिस्सा थे। कामरान और फैजान हैरत ज़दा रह गए। हमारे वालिदैन? कामरान ने चौंक कर पूछा। हाँ, पुरस्रार शख्स ने कहा। ये इमारत एक ज़माने में इसी तंजीम का मरकज़ थी और यहाँ वो सब कुछ छुपा हुआ है जो इस तंजीम की तारीख और उसके राजों का हिस्सा है। तुम्हारे वालिदैन ने ये राज तुम्हारे लिए छोड़ा है, लेकिन साथ ही तुम्हें इसका सामना करने के लिए तैयार किया जा रहा था। फैजान ने परेशान होकर कहा, ये सब बातें कहाँ से निकाल रहे हो? हम आम लोग हैं, हमारे वालिदैन ने हमें कभी कुछ नहीं बताया। पुरस्रार शख्स ने गहरी सांस ली और एक पुरानी तस्वीर उनके सामने रखी। ये तस्वीर कामरान और फैजान के वालिदैन की थी जो इस तंजीम की मीटिंग में मौजूद थे। ये तुम्हारे वालिदैन की मीरास है और अब ये तुम्हारे हाथों में है। इस तंजीम के कुछ दुश्मन अब तुम्हें और तुम्हारे खानदान को खत्म करना चाहते हैं। तुम्हें इस राज को आगे बढ़ाना होगा या फिर भागने की तैयारी कर लो। कामरान और फैजान दोनों सन्नाटे में आ गए। ये सब कुछ उनके लिए नाकाबिल यकीन था, लेकिन तस्वीर और पुरानी दस्तावेज़ात के सबूतों ने उनके दिल में शक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। वो दोनों इस खुफिया साजिश का हिस्सा बन चुके थे, चाहे उनका इरादा क्या हो। फैजान ने घबरा कर कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा, हम इसमें नहीं पड़ सकते। कामरान ने भी गहरी सांस लेते हुए कहा, ये सब कुछ बहुत अजीब और खौफनाक है, लेकिन हम इस हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते। अचानक पुरस्रार शख्स ने उन दोनों को एक चाबी दी और कहा, ये चाबी इस इमारत में छुपे हुए एक खुफिया कमरे की है, जहाँ वो मालूमात छपी हुई है जो तुम्हें इस साजिश से बाहर निकाल सकती है। लेकिन एक बात याद रखो, तुम्हें इस सफर में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कामरान ने चाबी हाथ में लेते हुए कहा, हमें करना क्या होगा? पुरस्रार शख्स ने कहा, तुम्हें अपने वालिदैन की मीरास को जिंदा रखना होगा और इस तंजीम को खत्म होने से बचाना होगा, वरना तुम्हारे साथ भी वही होगा जो उनके साथ हुआ था। फैजान ने थोड़ी बेचैनी से कहा, हमें अभी यहाँ से निकलना है, हमें ये सब नहीं चाहिए। लेकिन कामरान की आंखों में अज़्म झलका। इसने कहा, नहीं फैजान, ये हमारी तकदीर है, हमें इसका सामना करना होगा। दोनों दोस्तों ने चाबी ली और कमरे से बाहर निकलने का फैसला किया। वो सुरंग में वापस जाने लगे, लेकिन जैसे ही वो सुरंग के दरमियान पहुंचे, उनका सामना एक और चुनौती से हुआ। सुरंग के अंदर छुपे कुछ लोगों ने उनका रास्ता रोक दिया। तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते, एक आवाज गूंजी। कामरान ने फैजान को देखते हुए कहा, ये लोग हमें रोकना चाहते हैं, हमें तेज भागना होगा। दोनों दोस्त फौरन भागने लगे। सुरंग के पेचीदा रास्ते में वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागते जा रहे थे और पीछे से आवाजें आ रही थी जैसे वो लोग उनका पीछा कर रहे हो। बहुत जिदोजहद के बाद वो दोनों इमारत के बाहर पहुंचे। फैजान हांफते हुए बोला, ये क्या था? हम कहाँ फंस गए? कामरान ने चाबी को देखते हुए कहा, ये अभी खत्म नहीं है, हमें इस राज को जानना है और ये चाबी ही हमारा आखिरी सबक है। कहानी का इख्तिताम। कामरान और फैजान ने फैसला किया कि वो इस साजिश को पूरा करेंगे और अपने वालिदैन की मीरास को बचाएंगे। लेकिन ये सफ़र उनके लिए मज़ीद मुश्किलात, सनसनीखेज़ लम्हात और खतरात का बाइस बनने वाला है। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। स्कूल की इम्तहानात मुकम्मल होने के बाद अब्बास हद तक वो कॉलेज में शामिल होना चाहते थे। ज़ैन हजमा से तालीम के लिए ख्वाहिशमंद था और वो कॉलेज का हबीब नहीं था, बल्कि शहर के सिर्फ बेहतरीन कॉलेज में दाखिला लेता, जहां उन्हें पहली ग्रेजुएशन आर्ट्स के मुहसल स्टेज ऑफ अपनी ख्वाहिश के लिए वज़न में पढ़ाई का मौका मिलता। हारिस का शौक खेलों की तरफ था और वो यानी चाहता था कि वो किसी ऐसे कॉलेज में जाए जहां खेलों की सरगर्मियां ज्यादा हों। यूसुफ, जो एक दरमियाने दर्जे का तालिब इल्म था, मौजूदा अलिफ दाल हाकिम, जो कि स्कूल में लोग दोस्तों माँ बहनों से अपनी समझ में ग्रेजुएशन करता रहा है, बलगौम दुनिया से इस बात का कोई, और वो किसी आम से कॉलेज में दाखिला लेना चाहता था, अकला नजर आ सके जो मेरी समझ के मुताबिक है। ये फैसला उन तीनों के लिए एक मुश्किल मरहला था, क्योंकि उनकी राहें पहली बार एक दूसरे से जुदा हो रही थी। ज़ैन का दाखिला शहर के एक बेहतरीन कॉलेज में हो गया था, जहां वो हमेशा जाना चाहता था। हारिस ने एक खेलों पर जोर देने वाले कॉलेज का इंतखाब किया, जबकि यूसुफ ने एक मकामी कॉलेज में दाखिला ले लिया। दोस्ती में दूरी।
कॉलेज में दाखिला लेती हुई उनकी मुलाकातें बहुत कम होने लगे। ज़ैन मसरूफ़ अपनी पढ़ाई में हो गया और रोज़ाना की बुनियाद पर कॉलेज के प्रोजेक्ट्स वगैरह में वक्त देना पड़ता था। हारिस खेलों की सरगर्मियों में मशगूल हो गया था और रोज़ाना के प्रैक्टिस सेशंस की वजह से इसके पास वक्त कम रहता था। यूसुफ अंदरगोंद जो कि हमेशा खामोश और संजीदा रहता था, इसने कॉलेज की नई दुनिया में अपने आप को गुम किया। ये पहला मौका था जब तीनों दोस्तों को एक दूसरे से दूरी महसूस होने लगी। वो अक्सर फोन पर बात करते या कभी कभार मिलने की कोशिश करते, लेकिन पहले जैसा वक्त नहीं दे पाते थे। ज़ैन जो कि हमेशा से जिम्मेदार और मुनज़्ज़म था, ने कोशिश की कि वो अपने दोस्तों के साथ राब्ते में रहे, लेकिन इसकी मसरूफियात ने इसकी कोशिशों को नाकाम बना दिया। इख्तिलाफात का आगाज। कुछ महीने गुजरने के बाद उन तीनों की जिंदगियों में तब्दीलियां आने लगे। हारिस जो कि खेलों में काफी आगे निकल चुका था, ने ज़ैन और यूसुफ से दूरी इख्तियार करनी शुरू कर दी। वो अक्सर नए दोस्तों के साथ वक्त गुजारता और पुराने दोस्तों से कम मिलता। यूसुफ को भी महसूस होने लगा कि शायद उनकी दोस्ती में वो पहले जैसी बात नहीं रही। एक दिन हारिस ने ज़ैन को फोन किया और कहा, यार मुझे लगता है कि हम अब पहले जैसे दोस्त नहीं रहे। हम कॉलेज के बाद अलग अलग हो गए हैं और शायद ये ठीक ही है। ज़ैन ने हैरानी से जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं है हारिस। जिंदगी में तब्दीलियां आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी दोस्ती खत्म हो जाए। हम हमेशा दोस्त रहेंगे, बस हमें थोड़ा वक्त निकालने की जरूरत है। यूसुफ भी इस बात पर फिक्रमंद था कि हारिस अब उनसे दूर हो गया है, लेकिन इसने हमेशा की तरह खामोशी इख्तियार की और इस मौजू पर ज्यादा बात नहीं की। दोस्ती की बहाली। एक दिन ज़ैन ने फैसला किया कि वो हारिस और यूसुफ को दोबारा एक साथ लाएगा। इसने एक छोटा सा प्लान बनाया और दोनों को एक पिकनिक पर बुलाया। हारिस ने पहले तो मना किया, लेकिन ज़ैन की जिद के सामने वो हार गया और आने पर राजी हो गया। नहीं, जब हम तीनों मवेशी पिकनिक पर जाकर वहीं नजर आए तो माहौल कुछ हद तक भनक चुका हुआ था। हारिस जो हो बहू में जदीद दोस्तों और सरगर्मियों में मसरूफ हुआ, थोड़ा अलग महसूस कर रहा था, लेकिन ज़ैन ने हमेशा की यूं ही कोशिश की। वो तीनों अपनी दिमागी थकावट से आजाद होकर बैठे और ज़ैन ने कहा, दोस्ती हमेशा एक जैसी नहीं रहती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो खत्म हो जाए। हमें एक दूसरे को समझने और थोड़ा वक्त दे। हारिस ने अपनी गलती को तस्लीम किया और कहा, काश मेरी मसरूफियतों में तुम लोगों को भला दिया होता, लेकिन खुदा की सोहबत में ये हकीकत है, लिहाजा मैं हमेशा तुम दोनों को याद करता। यूसुफिस का ये आदमी हमेशा खामोश रहता था और अब इसने पहली बार खिल कर कहा, अब से हमारी दोस्ती इससे ज्यादा मजबूत है। हमें एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। नई शुरुआत। इस पिकनिक के बाद ही तीन दोस्तों ने वदा अलिफ किया था कि उनकी मसरूफियात के बावजूद हमेशा मिलने लेकिन वक्त निकालने का हर एक को वदा किया था। उन्होंने सीखा कि जिंदगी में मसरूफियात जरूर आती है, लेकिन सच्ची दोस्ती को कभी भी मामूली इख्तिलाफात अधूरियों से खत्म नहीं किया जा सकता। ज़ैन, हारिस और यूसुफ की दोस्ती नए इम्तिहान से भी कामयाब मुशाहिदा करके निकली। इस दरमियान वो दोस्ती पे बहुत मजबूत हो गई थी, क्योंकि जानते थे कि चाहे वो क्यों भी दूर निकल जाएं, रिश्ता दोस्त हमेशा कायम होगा। इस कहानी का इख्तिताम उन तीन दोस्तों के इस सबक पर होता है कि सच्ची दोस्ती सिर्फ खुशियों में साथ देने का नाम नहीं, बल्कि मुश्किलात और दूरियों में भी एक दूसरे को याद रखना और साथ देना होता है।